नमस्कार दोस्तों, एसीसी प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हम लोग एनसीईआरटी साइंस के विषय में पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने क्लास 9 और 10 के केमिस्ट्री सेक्शन को कवर कर लिया है। अब हम लोग क्लास 9 के बायोलॉजी सेक्शन को भी पूरा कर लिए हैं। आज से क्लास 10 का जो बायोलॉजी अर्थात जीव विज्ञान का सेक्शन है उसको हम लोग पढ़ेंगे और एक एक चीजों को समझेंगे। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने 3-4 चैप्टर जो बायोलॉजी के थे, क्लास 9 के थे, उसको हमने कवर कर लिया है। आज का जो हमारा चैप्टर है क्लास 10 का जैव प्रक्रम। देखिए, आज का जो हमारा चैप्टर है उसका नाम क्या है? जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम, ठीक है। अब इससे बनने वाले प्रश्नों को, ये जैव प्रक्रम है क्या, इन सब चीजों को देखेंगे। साथ ही साथ जो जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है उसको हम समझेंगे। देखिए, जैव प्रक्रम जैसे कि नाम से ही लग रहा है कि जैव मतलब जिसमें जीवन हो, जो लिविंग हो, जो सांस ले रहा हो, जो खाना खा सकता हो, अर्थात मोटा मोटा कहें जो जिंदा हो। ठीक है। और प्रक्रम, प्रक्रम मतलब ये इनका जीवन चलता कैसे है या ये प्रक्रिया करते कैसे हैं, अर्थात इनका जो जीवन है, क्या क्या कारण है कि इनको जिंदा कहा जाता है, क्या क्या कारण है इनको सजीव या चलायमान कहा जाता है, और क्या क्या ऐसी क्रियाएं होती हैं जो इनको जिंदा रखने के लिए इंपॉर्टेंट होती है। इन सब चीजों को अगर हम पढ़ लेंगे तो उसी का पूरा सम्मिलित रूप क्या होता है? जैव प्रक्रम। ठीक है। अच्छा, मोटा मोटा कहे तो जीवों के अनुरक्षण, देखिए, जीवों के अनुरक्षण हेतु जितनी क्रियाएं होती हैं या की जाती हैं उनको हम क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम। क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम। अच्छा, अब ये जीवों का अनुरक्षण क्या है? देखिए, अनुरक्षण, अनु मतलब होता है के लिए और रक्षण मतलब रक्षा। तो जीवों की सुरक्षा के लिए, जीवों के जीवन यापन के लिए जो जो क्रियाएं की जाती हैं उन्हीं को हम कहते हैं जैव प्रक्रम की क्रियाएं या जैव प्रक्रम का हिस्सा। जैसे देखिए, कोई व्यक्ति है, हम है, आप है, गाय है, भैंस है, बकरी है, पेड़ है, पौधे हैं। ठीक है। उनका जीवन चलाने के लिए या उनको जीवन चलने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? जैसे हम लिख रहे हैं, थक जाएंगे, एनर्जी लॉस होगी, पानी पिएंगे, एनर्जी ड्रिंक पिएंगे, खाना खाएंगे वगैरह। ठीक है। ऐसे ही जानवर है, ऐसे ही पेड़ पौधे हैं। तो मोटा मोटा ये कहा जाए कि हर कार्य करने के बाद में, काम करने के बाद में हमें थकान होती है और उस थकान को पूरा करने के लिए हम कुछ ना कुछ खाते हैं। कई लोग ससुरे दारू पी लेते हैं। ठीक है। तो कुछ ना कुछ हम एनर्जी के रूप में या अपनी ताकत बढ़ाने के लिए हम खाते हैं। तो उस चीज को कहा जाता है क्या? पोषण। क्या कहा जाता है? पोषण। तो सबसे पहला चीज अनुरक्षण में क्या है? पोषण। पोषण को और सिंपल वे में कहें तो खाना, भोजन। ठीक है। तो कैसे कौन भोजन करता है, कैसे मनुष्य भोजन करता है, कैसे पेड़ पौधे भोजन करते हैं, इन तमाम चीजों को जब हम पढ़ लेंगे तो उसी को कहते हैं जीवों का पोषण। तो पोषण होना तो इंपॉर्टेंट है। पहला चीज, जीवन चलने के लिए, जैव प्रक्रम के लिए पोषण का होना एकदम इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अगली बात, इसके बाद बारी आती है श्वसन की। देखिए, खाना खाने के साथ साथ जितने भी जीव हैं, जितने भी सजीव हैं, सबको जीवन जीने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और ऑक्सीजन श्वसन के माध्यम से, फेफड़ों के माध्यम से हमारी बॉडी में एंटर करता है। बॉडी में एंटर करने के बाद वो ब्लड में मिल जाता है और ब्लड उसको हर जगह एक एक पार्ट पर पहुंचा देता है, जिसको क्या कहते हैं? संवहन। क्या कहते हैं? संवहन। अब खाना खाने के बाद में, सांस लेने के बाद में सांस हम बाहर छोड़ते हैं। सांस बाहर छोड़ने के साथ साथ पोषण के थ्रू जो भी चीजें आप खाएंगे या जो भी चीजें आप पिएंगे उसकी एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेने के बाद में जो वेस्टेड होते हैं, जो खराब पदार्थ होते हैं,
उनको शरीर से बाहर निकाला जाता है। उस प्रक्रिया को कहते हैं उत्सर्जन। क्या कहते हैं? उत्सर्जन। तो इस प्रकार आप पाएंगे तो सम्मिलित रूप से पोषण, श्वसन, संवहन, उत्सर्जन, पोषण, श्वसन, संवहन और उत्सर्जन, ये 4 प्रमुख प्रक्रियाएं हैं जो सम्मिलित रूप से जैव प्रक्रम का निर्माण करती हैं, या आप कह सकते हैं कि जीवों के अनुरक्षण के लिए, जीवों के जीवन यापन के लिए ये 4 क्रियाएं इंपॉर्टेंट होती हैं, और इन्हीं 4 क्रियाओं को पूरा करके वो जैव प्रक्रम का पूरा सिस्टम चलता रहता है। ठीक है, चलिए अब एक एक चीज को हम अच्छे से समझेंगे, और जैसे ही हम ये चारों टॉपिक कवर कर लेंगे हमारा जैव प्रक्रम का टॉपिक पूरा हो जाएगा। तो टॉपिक नंबर 1 पोषण। अब हम चर्चा करेंगे पोषण के विषय में, और पोषण से बनने वाले सभी प्रश्नों को देखेंगे। देखिए पहला नंबर हमारा पोषण। पोषण से बनने वाली चीजों को हम देखते हैं। देखिए बात करें पोषण की, पोषण मतलब होता ही है कि भोजन लेना या भोजन को खाना। अब हम या जीव लोग कैसे भोजन खाते हैं, कैसे खाना खाते हैं, कहां से खाते हैं, क्या क्या खाते हैं, ये तमाम प्रकार की चीजों को जैसे हम पढ़ लेंगे हमारा पोषण हो जाएगा। मोटा मोटा कहें तो सजीवों को जीवन यापन करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और ये ऊर्जा उन्हें किसी बाह्य स्रोत से, स्वयं से, या किसी को मार पीट करके या अपघटकों से उनको खाने पीने समय मिल जाती है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो कवक ऐसे जीव हैं या कवक ऐसे जंतु हैं, या कह लीजिए कवक ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो मरी हुई चीजों को ही खाता है। जो मरा हुआ है उसको अपघटित कर करके मिट्टी में कर देगा, उसको वो खा लेता है, इसलिए उसको अपघटकी भी बोलते हैं। दूसरी बात कही जाए तो कुछ जीव ऐसे भी हैं जो डिपेंडेंट होते हैं दूसरों पे, जैसे इंसान, मानव। अब हम कहेंगे मानव कहां डिपेंड है, क्यों नहीं डिपेंड है? मानव डिपेंड है साग सब्जी पे, कोई मांसाहारी है तो मछली पे, चिकन पे, या मान लीजिए कोई अगर शाकाहारी मांसाहारी दोनों है तो वो दोनों पे डिपेंड है। तो कहीं ना कहीं मानव भी किसी दूसरे पे डिपेंड है। तो इसको कहते हैं विषमपोषी या परपोषी। ठीक है, विषमपोषी या परपोषी मतलब जो भोजन के लिए किसी और पे डिपेंड हो। पेड़ पौधों की बात करें तो वे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, किसी से मांगते नहीं है, ना किसी से उधारी लेते हैं कि भैया 5 किलो आटा दे दो, वो अपने से बना लेते हैं। ठीक है, अब तीसरी बात आती है हमारी, कुछ जीव ऐसे भी हैं जो एक के साथ रहेंगे, उसका नुकसान करेंगे और उससे खाना भी खाएंगे। अब आप कहेंगे ऐसा कौन है? आपके साथ ही रहता है जुआ। जुआ आपके सर में भी रहता है, आपका ही खून चूसेगा, आपका नुकसान भी करेगा और खाना भी आपसे ही प्राप्त करता है। तो केवल जुआ ही नहीं, बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो दूसरों पर निर्भर रहते हैं, उनका नुकसान भी करते हैं और उन्हीं से भोजन भी प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो मोटा मोटा देखा जाए 4-5 प्रकार के मैंने आपको जीवों को बता दिया, उनके माध्यम बता दिए, अलग अलग प्रकार से भोजन प्राप्त करते हैं। अब ये अलग अलग प्रकार से भोजन प्राप्त करते हैं तो कैसे करते हैं, इसके विषय हम चर्चा करते हैं। पहला नंबर पोषण के अंतर्गत स्वपोषी। देखिए स्वपोषी जीव या स्वपोषी कौन होता है? पौधे होते हैं। ठीक है, पेड़ पौधे जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से, स्वपोषी पौधे जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से सनलाइट यानी कि सूर्य की रोशनी और क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन बना लेते हैं। ठीक है, यानी कि पेड़ पौधे किसी पे डिपेंड नहीं रहते, ये जल और कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से, सूर्य की रोशनी में, क्लोरोफिल की मदद से ये अपना भोजन बना लेते हैं। और क्लोरोफिल के कारण ही पेड़ पौधे क्या दिखते हैं? हरे दिखते हैं। अब देखिए बात को समझिएगा,
जैसे जल मतलब 6CO2 प्लस 12H2O। अब देखिए यहाँ पे ये हो गया सन लाइट और ये हो गया क्लोरोफिल। अब देखिए इन दोनों के रिएक्शन से सूर्य की उपस्थिति में, क्लोरोफिल की उपस्थिति में, ये बनाता है C6H12O6, जिसको हम बोलते हैं ग्लूकोज, या इसको बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन हमें मिलती है और क्या मिलता है, जल। ठीक है, तो ये और ये पूरी की पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है, प्रकाश संश्लेषण। क्या कहलाती है, प्रकाश संश्लेषण। देखिए, तो प्रकाश संश्लेषण ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए इनको स्वपोषी कहा जाता है। इस प्रक्रिया में पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और जल को मिला करके सनलाइट और क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं और साथ ही साथ ये ऑक्सीजन और जल का भी निर्माण करते हैं। अब देखिए, जैसे मान लीजिए पेड़ पौधों को ऊर्जा चाहिए केवल 12 किलो कार्बोहाइड्रेट, लेकिन ये ज्यादा रोशनी पा गया, ज्यादा लाइट पा गया तो पगला गया और ये पेड़वा कम से कम बना दिया 50 किलो। अब ये 50 किलो बना दिया तो जो एक्स्ट्रा 38 किलो है अब ये कहां जाएगा, तो ये एक्स्ट्रा 38 किलो को पेड़ पौधे स्टार्च के माध्यम से, या स्टार्च या इसको बोलते हैं मंड, ठीक है, स्टार्च या मंड के रूप में अपने पास स्टोर करके रखते हैं, ताकि कभी मान लीजिए बारिश हो रही है, मौसम रात के समय में या अन्य किसी मौसम में जब उसको पर्याप्त जल ना मिल रहा हो या पर्याप्त सनलाइट ना मिल रही हो, तो उस ऊर्जा का ये उपयोग कर सके। ठीक है, तो पेड़ पौधे किस रूप में ऊर्जा का संचय करते हैं, स्टार्च के रूप में। किस रूप में, स्टार्च के रूप में। और साथ ही साथ हमने ये भी सीख लिया कि दोनों की क्रिया से क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है, या पेड़ पौधे ग्लूकोज बनाते हैं जिसको वो ऊर्जा के रूप में संचित करके रखते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई प्रकाश संश्लेषण की। देखिए, प्रकाश संश्लेषण इतना ही नहीं है, बहुत ज्यादा है, लेकिन हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी की बुक, तो उसके अकॉर्डिंग जितना है उतना हम यहां चर्चा करेंगे और ये मोर देन इनफ है। अच्छा, अब देखिए, ये पूरी की पूरी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया 3 बातों पर निर्भर करती है। कौन कौन सी बातें, देखिए, पहली बात ये होता है कि क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश का अवशोषण होता है। क्या होता है, प्रकाश का अवशोषण होता है। दूसरी प्रक्रिया ये है, देखिए, क्लोरोफिल क्या करती है, मतलब क्या करता है, प्रकाश का इसमें अवशोषण हो जाता है। ठीक है, प्रकाश का अवशोषण मतलब होता है कि प्रकाश को वो यूज करके क्या बना देता है, कार्बोहाइड्रेट। ये तो आपने देख ही लिया। देखिए, दूसरी बात ये होती है कि ये जो प्रकाश ऊर्जा आई है, इसका होता है क्या, रासायनिक परिवर्तन। क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन। और तीसरी बात ये है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड या CO2 का किसमें चेंजिंग हुआ था, कार्बन डाइऑक्साइड चेंज हुआ था आपका कार्बोहाइड्रेट में। तो तीसरी बात ये होती है कि कार्बन डाइऑक्साइड चेंज हो जाता है किसमें, कार्बोहाइड्रेट में। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान या प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से या प्रकाश संश्लेषण में 3 प्रक्रियाएं होती हैं। पहला, क्लोरोफिल सनलाइट को अवशोषित करेगा। ये जो सनलाइट है इसको रासायनिक परिवर्तन द्वारा तोड़ा जाएगा, जो कि जल को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ता है। और लास्ट ये है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड किसमें चेंज हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट में। किसमें, कार्बोहाइड्रेट में।
यहां तक क्लियर हुआ पॉइंट? कोई दिक्कत नहीं है? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब हर बार आ रहा है कि प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश प्रकाश प्रकाश, और ये प्रक्रिया जो है जरूरी नहीं है कि पहले यही काम हो या पहले ये काम हो या पहले ये काम हो। भाई मान लीजिए पौधे को भोजन की जरूरत है, सनलाइट ही नहीं है, अब क्या करेगा? वो कैसे बनाएगा? तो इसके लिए भी सिस्टम है। पेड़ पौधे सनलाइट को लेके स्टोर करके रखे रहते हैं, और जब उनको सुटेबल टाइम मिलेगा तो उस हिसाब से अपना वो भोजन बना लेते हैं। जैसे कि जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं वो रात में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, जबकि जनरली पेड़ पौधे रात में कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, लेकिन जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं वो रात में कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं, और दिन में जब लाइट पड़ती है तो अपना पूरा खाना वो बना लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो स्वपोषी जीव हैं, जैसे कि पेड़ पौधे और कुछ जीवाणु, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जिसमें वे कार्बन डाइऑक्साइड को सोख करके कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, और जैव प्रक्रम के पहली कड़ी को वो अच्छे से चलाते हैं। ठीक है, अब देखिए, चूंकि हम पढ़ रहे थे स्वपोषी पौधे और प्रकाश संश्लेषण में वो खाना अपना स्वयं बनाते हैं, तो कहां बनाते हैं उसके विषय में हम चर्चा करते हैं। देखिए, पेड़ पौधों का जो रसोई घर है, यानी कि ये पूरा आटा चावल जब लेके आ जाते हैं, आटा चावल मतलब ये है जब जल, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सनलाइट ये सब जब आ जाता है तो बनता कहां है खाना? खाना बनता है इनका पत्तों पर। कहां बनता है? पत्तों पर। इसलिए स्वपोषी पौधों का रसोई घर क्या है? पत्ते होते हैं। ठीक है, लीव यानी कि पत्ते। अब ध्यान से समझिएगा, पत्तों को अगर आप माइक्रोस्कोप से जूम करके देखेंगे, पत्तों को अगर आप माइक्रोस्कोप से जूम करके देखेंगे तो उसमें ऐसे हरे हरे धब्बे होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? ग्रीन ग्रीन स्पॉट्स होते हैं। ठीक है, हरे हरे धब्बे होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट। क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट। लेकिन जब हम थोड़ा और जूम करके देखते हैं, थोड़ा और जूम करके, तो हमें कुछ, देखिए, हमें कुछ सेम का जो बीज होता है, ऐसी हमें कुछ संरचनाएं देखने को मिलती है। सेम का जो बीज होता है ऐसी, देखिए दोहरा बीज, ऐसी कुछ हमें संरचनाएं देखने को मिलती है, जिसमें यहां पर ऐसे काले काले हरे हरे यहां पे ऐसे धब्बे बने होते हैं। तो इन हरे धब्बों को हम क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट। लेकिन इन धब्बों में ही हमारा भरा होता है क्या? क्लोरोफिल। क्या भरा होता है? क्लोरोफिल, जिसको हिंदी में कहते हैं हरित लवक। हरित लवक। ठीक है, हरित लवक। अब आप यहां पे देख रहे हो सी ऐसे है ना, ऐसे सी टाइप का। देखिए, ये सी टाइप की जो संरचना है, अगर इनमें या पत्तों में कभी बहुत ज्यादा बारिश हो गई या बहुत ज्यादा पानी भर गया तो ये फूल जाते हैं, और जब ये फूलेंगे तो फूलने के बाद में यहां का जो स्पेस बच रहा है इसको भर देते हैं, यानी कि बंद कर देते हैं। तो इनको कहा जाता है द्वार या कोशिका द्वार। तो जो कोशिका द्वार होती है, जब ये बंद हो जाएंगी, ना तो सनलाइट अंदर जाएगी, ना कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाएगा, अर्थात प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया रुक जाएगी। ठीक है, तो इनको क्या कहते हैं? कोशिका द्वार। क्या कहते हैं? कोशिका द्वार। कोशिका, अब सोचिए, एक पत्ती में लाखों करोड़ों होते हैं, इसका एक जूम पॉइंट है। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं? आपका ये कोशिका द्वार। क्लियर हुआ? अब आप यहां पे एक चीज और देख पा रहे होंगे, बीचों बीच जो खाली स्थान है, बीचों बीच जो खाली स्थान है, इसको बोलते हैं छिद्र या रंध्र।
और इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टोमेटा, स्टोमेटा। ठीक है, देखिए स्टोमेटा के थ्रू ही प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड वो पत्ते के अंदर घुसते हैं और उसी माध्यम से हर जगह जाते हैं। साथ ही साथ जब रात्रि में पेड़ पौधे सांस लेते हैं तब देखिए ऐसे ऐसे ये बंधे रहते हैं, बंद रहते हैं। जब सांस लेना होगा तो ऐसे खुल जाएंगे, फिर बंद हो जाएंगे, खुल जाएंगे, बंद हो जाएंगे। अर्थात पेड़ पौधे स्टोमेटा के माध्यम से ही प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को पूरा तो करते ही करते हैं, साथ ही साथ पेड़ पौधे स्टोमेटा के माध्यम से ही सांस लेते हैं। और अगर कभी पेड़ पौधों में ज्यादा पानी भर गया तो इसी माध्यम से ये पानी को बाहर भी निकाल देते हैं, इसी माध्यम से ये पानी को बाहर भी निकाल देते हैं। ठीक है, तो स्टोमेटा का 3 काम हो गया। प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है, सांस लेने में मदद करता है, और वातपोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन मतलब होता है कि एक्स्ट्रा पानी को इसी के माध्यम से बाहर भी निकाला जाता है। जैसे कि हमारे ये जो बाल होते हैं हाथ पैर के, यहां इस माध्यम से शरीर में जब ज्यादा गर्मी बढ़ती है तो पानी यहां से बाहर निकल जाता है। ठीक है, ये आप इस बात को ध्यान रखे रहेगा। अब अच्छा आपके दिमाग में चल रहा होगा क्या इसी माध्यम से पानी घुसता भी है? कैसे घुसता है भाई, पागल उगल है आप? जब हम नहाते हैं तो क्या इस माध्यम से पानी घुसता है? नहीं ना। वैसे ही स्टोमेटा के माध्यम से भी पानी की केवल एग्जिट है, एंट्री नहीं होती। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी एस्टोमेटा की। एस्टोमेटा के साथ साथ हमने ये भी जान लिया कि प्रकाश संश्लेषण में ये कैसे इंपॉर्टेंट है, और उसके साथ साथ हमने ये समझ लिया कि इस प्रक्रिया में इनका क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, देखिए तो साथ अब ये बात हो गई। अब देखिए, चूंकि पेड़ पौधे जल और नीचे से खनिज लवण को खींचते हैं, ठीक है, नीचे से ये ऊपर खींचते हैं, नीचे से ऊपर खींचते हैं किसको? H2O को और खाद वगैरह को, जिसको बोलते हैं खनिज लवण। अब इस खाद वगैरह में लोहा होता है, फास्फोरस होता है, पोटेशियम होता है, नाइट्रोजन होता है, तमाम प्रकार के पोषक तत्व होते हैं जिनको वो खींचता है जमीन से। और जब खींचता है या जो खींचता है उसको बोलते हैं जाइलम। ठीक है, क्या बोलते हैं? जाइलम, जैसे जल जाइलम। जाइलम खींच के लेके जाएगा पत्तों तक, और पत्ते देखिए नीचे से वो लेके जा रहा है अपना रसोई वाला सामान, ऊपर से आ गया तेल वल, अंडा उंडा। अब खाना बन गया, खाना बन गया तो पेड़ पौधे खा के अपना इंजॉय करते हैं। लेकिन खाना पहुंचाए कौन? बेटर वाला काम कौन करेगा? तो बेटर वाला काम करता है फ्लोएम। कौन काम करता है? फ्लोएम। अर्थात जाइलम नीचे से चीजों को लेकर ऊपर जाता है और फ्लोएम बने हुए भोजन को, बने हुए ग्लूकोज को चारों तरफ फैला देता है। क्लियर हुआ? और ये जाइलम फ्लोएम मिलकर अपना काम करते रहते हैं। ठीक, तो ये हो गई बात किसकी? स्वपोषी पौधों में पोषण की। स्वपोषी पौधों में पोषण की ये बात हो गई। अब हम बात करते हैं विषम पोषी पोषण। अब हम बात करते हैं विषम पोषी पोषण या परपोषी पोषण के बारे में। चलिए, दूसरा नंबर क्या है भैया? विषम पोषी, विषम पोषी पोषण। देखिए, बात करें विषम पोषी पोषण की, यानी कि जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, जिसके विषय मैंने आपको स्टार्ट में बताया। कुछ कवक ऐसे होते हैं जो मरे हुए को खा करके मिट्टी में बना देते हैं, उनको हम बोलते हैं कवक। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो दूसरों पे रहते हैं, उन्हीं का नुकसान करते हैं, उन्हीं का खून चूसते हैं, उनको कहते हैं आपका ये परजीवी। अब उसके बाद बारी आती है मानव की। देखिए, मानव या कुछ अन्य जीव जैसे कि शेर वगैरह, एक मिनट,
देखिए, अब जो मानव होता है वो भी कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से भोजन को लेता है। हमने अभी समझा कि पेड़ पौधे कैसे भोजन लेते हैं और कैसे अपना काम करते हैं। अब हम सीखेंगे कि मानव मानव भोजन को कैसे ग्रहण करता है, साथ ही साथ वो कैसे यूज करता है। देखिए, अगर हम मानव का ये मुख मान ले, मानव का ये अगर मुख मान ले, ठीक है, मानव का अगर ये हम मुख मान ले, तो मानव के मुख के बाद से कुछ ऐसी ऐसी हमें संरचनाएं देखने को मिलती हैं। ठीक है, देखिए ऐसी अगर हम उसको इंटरनल करेंगे तो अब हम इस चीज को एक एक करके अच्छे से समझेंगे और फिर अपना हम क्वेश्चन देखेंगे। देखिए ए थोड़ा सा डायग्राम गड़बड़ होगा, मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए बात करें मानव की, तो मानव सबसे पहले भोजन ग्रहण करता है। कहां ग्रहण करता है? मुंह में। ठीक है, जैसे हम लोग अगर मुंह में अभी मिल जाए गुलाब जामुन तो गप से अंदर, ठीक है, लड्डू मिल जाए गप से अंदर, सूखी रोटी मिल जाए अटक जाएगा, गड़बड़ा जाएगा माहौल। तो हम क्या करते हैं, उसको कूचते हैं पहले, और कूचते समय ऑटोमेटिक आप देखेंगे उसमें थूक मिल जाता है। क्यों? क्योंकि ब्रेन को पता है ये पगला सूखा सूखा खा रहा है, मरवाएगा ये। तो ब्रेन कहता है ऐसा करो, यहां ब्रेन का ऑर्डर देता है किसको? ग्रंथि को, लार ग्रंथि को, ऐसा करो वो पगला कुछ खा रहा है, निकालो पानी। तो लार ग्रंथियां तुरंत यहां पे टायलिन नामक एंजाइम को भेज देते हैं। ठीक है, टायलिन नामक एंजाइम को भेज देते हैं, जो कि भोजन में आके मिल जाता है और आपके भोजन को एकदम नॉर्मल बनाता है, लबलबा लिबलिहा बना देता है, जिसको बोलते हैं बोलच। क्या बोलते हैं? बोलच। अब ये भोजन जो एकदम लिबरिया हो चुका है, इसको आप खाएंगे। अच्छा, मान लीजिए आपने खाया और भचाक से छप से नीचे गिरा। भाई अगर दिल में बहुत हल्की चोट लग जाए तो ऐठने लगते हैं, और दिल के बगल में है अमाशय, अगर छप से भोजन गिरा तब तो फिर राम नाम सत्य हो जाएगा। इसलिए भोजन यहां पर आंतरिक संरचना होती है कुछ इस हिसाब की। ठीक है, कुछ इस हिसाब की, जिसको हम कहते हैं, अच्छा छोड़िए, इस हिसाब की संरचना ऐसे 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 करके होती है। अर्थात भोजन, देखिए मान लीजिए ये भोजन का टुकड़ा है और ऐसे 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 पाइप है, ऐसे 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 पाइप है। भोजन यहां आएगा, खट से रुक जाएगा, फिर यहां खट से, फिर यहां खट से, फिर यहां खट से, फिर यहां खट से, ऐसे करते करते एकदम आराम से वो अमाशय में पहुंचेगा। जैसे हम जब कुछ खाते हैं ऐसे, ठीक है, तो आराम से इसके बाद धीरे धीरे सरकते पहुंच जाएगा। तो यही जो प्यार से सरकते हुए जाता है, इस प्रक्रिया को कहते हैं क्रमानुकंचन। क्या कहते हैं? क्रमानुकंचन। अर्थात भोजन क्रमानुकंचन प्रक्रिया द्वारा ग्रसनी से, यह ग्रसनी मतलब जहां से भोजन जाता है, ठीक है, ग्रसनी के माध्यम से अमाशय तक पहुंच जाता है। कहां पहुंच जाता है? अमाशय तक। ये है हमारा अमाशय, आमाशय। ठीक है, कहां तक पहुंचता है? अमाशय तक पहुंच जाता है। इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। जैसे ही भोजन अमाशय में पहुंचता है तो आमाशय में होती है जठर ग्रंथि। क्या होती है? जठर ग्रंथि। यहां से जठर रस निकलता है। देखिए, जठर रस में होता है HCl, HCl के साथ साथ जठर रस में होता है पेप्सिन, और पेप्सिन के साथ साथ इसमें होता है श्लेष्मा। क्या होता है? श्लेष्मा।
अब बात को समझिएगा। HCl भोजन को खट्टा बना देता है। खट्टा, खट्टा मतलब होता है अम्लीय, ठीक है। जैसे जो खाना आया HCl निकलेगा, कहाँ है, कहाँ है, जितना भोजन रहेगा वो सबको पहले मिला मिला के खट्टा बना देगा। क्या बना देगा? खट्टा। अच्छा, अब ये भोजन HCl चूंकि बहुत हार्ड एसिड है, बहुत खतरनाक होता है, वो चमड़ी को जला देगा, तो हमारे अंदर क्यों नहीं जला पाता? HCl अगर हमारे अंदर है तो हमारे ऑर्गन को क्यों नहीं जला पाता? क्योंकि HCl का बाप रहता है बगल में श्लेष्मा, ठीक है। क्या रहता है? श्लेष्मा। बात को समझिएगा, देखिए, पेट में होता है HCl जो भोजन को बनाता है अम्लीय, लेकिन पेट में ही होती है श्लेष्मा ग्रंथि। श्लेष्मा क्या करती है? HCl को चारों तरफ से घेरे रहती है, ठीक है, या हमारे ऑर्गन को घेरे रहता है ताकि HCl आमाशय को नुकसान न पहुंचा पाए, केवल भोजन को अम्लीय बनाए और अपनी औकात में रहे, ठीक है। तो श्लेष्मा क्या करता है? अब पेट की सुरक्षा करता है। क्लियर? तो हमारा भोजन यहां बन चुका है अम्लीय। अभी आपने देखा था कि आमाशय से पेप्सिन निकलता है। क्या निकलता है? पेप्सिन। पेप्सिन का काम होता है प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देना। किसमें? प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देना, ठीक है। तो आमाशय में श्लेष्मा निकलता है जो HCl से सुरक्षा करता है। HCl निकलता है जो भोजन को खट्टा या अम्लीय बनाता है, और उसके साथ साथ पेप्सिन जो प्रोटीन को तोड़ ताड़ के किसमें चेंज कर देता है? पेप्टोन में। किसमें? पेप्टोन में। क्लियर? अब भोजन थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, और बढ़ के भोजन ये जो सुटुक्की एकदम पतली सी दिख रही है ना पाइप, इसको बोलते हैं छोटी आंत। ठीक है, क्या बोलते हैं? छोटी आंत। अब ये भोजन आ जाता है छोटी आंत में। जैसे ही छोटी आंत में आएगा तो यकृत इसमें छोड़ देता है पित्त रस, और पित्त रस छोड़ के भोजन को क्या बना देता है? क्षारीय। ठीक है, भोजन को क्या बना देता है? क्षारीय। क्यों? क्योंकि अगर क्षारीय नहीं बनाएगा तो यहां ऐसा कुछ नहीं होता जो सुरक्षा करे, तो ये पाइप ये फट जाएगी ना, इसलिए क्या बना देता है? क्षारीय। क्या बना देता है? क्षारीय। अब देखिए, छोटी आंत में अग्नाशय से, अग्नाशय यहीं बगल में होता है, यहीं पे होता है, ये छोड़ता है अग्नाशय, अग्नाशयी रस। क्या छोड़ता है? अग्नाशयी रस। देखिए, अग्नाशयी रस में क्या होता है, ध्यान समझिएगा। अग्नाशयी रस में होता है ट्रिप्सिन। क्या होता है? ट्रिप्सिन और लाइपेज। देखिए, ट्रिप्सिन जो प्रोटीन पेप्टोन बना था उसको ये अमीनो अम्ल में बदल देता है। किसमें? अमीनो अम्ल में। और जो लाइपेज होता है ये वसा को, वसा यानी कि फैट को ग्लिसरॉल में बदल देता है। किसमें? ग्लिसरॉल में बदल देता है। क्लियर हुआ? ठीक है, अग्नाशय से अग्नाशयी रस निकलता है जिसमें ट्रिप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदल देता है, और लाइपेज क्या करता है? वसा को बदल देता है। और यहीं पर कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में या ग्लाइकोजन में तोड़ दिया जाता है। किसमें? ग्लाइकोजन में तोड़ दिया जाता है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। यहां पर लगभग पाचन की पूरी क्रिया पूरी हो जाती है, और जब ये भोजन इस पाइप के माध्यम से आगे बढ़ता जाता है तो इसमें ऐसे कांटे जैसी संरचना होती है जिसको कहते हैं दीर्घ रोम।
ये क्या करते हैं, ये जितनी भी आवश्यक चीजें हैं, इंपॉर्टेंट चीजें, सबको ये चूस लेते हैं। ठीक है, चूस लेंगे और भोजन को फेंक देंगे, भाग यहां से। और भोजन कहां चला आएगा, बड़ी आंत में। इस आंत में भी नहीं छोड़ते, जैसे लड़के लोग होते हैं ना, कोपर खाने के बाद गुठलियां ऐसे चूसते रहते हैं, तो यहां पर भी चूस चूस के जितना पानी बचा है, पानी पूरा खींच लेते हैं और बचता है केवल कचरा। और उस कचरे को या अपशिष्ट पदार्थ को गुदा के माध्यम से बाहर फेंक दिया जाता है या बाहर निकाल दिया जाता है। इस प्रकार ये पाचन तंत्र का पूरा सिस्टम हो जाता है। ठीक है, तो आपने इसमें पोषण के विषय में पढ़ा। अब देखिए, ये पाचन तंत्र का हिस्सा है, चूंकि यहां पोषण में आया था इसलिए हमने उतना ही पढ़ा। हालांकि पाचन तंत्र बहुत डीप जाएंगे तो और बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन वो हम यहां नहीं देखेंगे। ठीक है, अच्छा, अब एक आपको मजेदार चीज हम समझाते हैं, उसको समझिएगा। जैसे अभी आप यहां पढ़ रहे थे कि आमाशय से, अभी आप पढ़ रहे थे कि आमाशय से HCl का स्रावण होता है या आमाशय में HCl होता है। अब ये क्या करता है, भोजन को अम्ल यानी कि एसिडिक बना देता है, अम्लीय बना देता है ना। अब देखिए, ध्यान समझिएगा, अम्ल मतलब होता है एसिड। ठीक है, ये एसिडिक बना देता है, एसिडिक बना देता है। क्लियर। देखिए, आमाशय में HCl होता है जो भोजन को अम्लीय बनाता है, यानी कि HCl दे देगा, उसको अम्लीय बना देगा। लेकिन मान लीजिए कोई व्यक्ति की औकात केवल 1 किलो खाने की है, लेकिन वो पूरी की लालच में 2 किलो खा लिया, 2 किलो खा लिया। अब HCl भी इसको कवर करने के लिए ज्यादा आ जाएगा, और जब ज्यादा आ जाएगा तो उसके पेट में अम्ल बढ़ जाएगा, यानी कि एसिडिटी हो जाएगी। अब माई बापा चिल्लाएगा, अरे यार ऐठेगा बहुत, पेट पिला रहा है, ज्यादा पूरी खा लिए थे क्या, है ना। तो अर्थात पेट में एसिडिटी या अम्लीयता क्यों बढ़ती है जब हम ज्यादा भोजन कर लेंगे, या ज्यादा भोजन करने के बाद पेट क्यों दर्द करता है, उसका कारण यही है, ज्यादा HCl हो गया। अब ऐठेगा बेचारा इधर से उधर, तो क्या कहेंगे, टीवी देखेगा, टीवी में कहता है पियो इनो, काम सिर्फ 6 सेकंड में, तो घंटा काम सिर्फ 6 सेकंड में। ये जो इनो होता है ना, इनो में होता है MgOH ट्वाइस, जो कि क्या है, क्षार। और ये क्षार जब HCl से मिलता है तो धमाका होता है, हमको ऐसे आवाज आती है, हम एकदम फिट। क्यों? क्योंकि ये आग है, ये तो पानी है, दोनों मिलेंगे, छाए, खत्म कहानी। पूरा का पूरा अम्ल MgOH ट्वाइस मिलकर के समाप्त कर देता है और हमारा पेट दर्द 2 सेकंड में समाप्त। ठीक है, तो ये प्रक्रिया थी हमारी जैव प्रक्रम का पहला। पोषण के विषय हमने पढ़ लिया। अगली क्लास में हम लोग श्वसन के विषय में पढ़ेंगे। तो वीडियो पसंद आई हो और आपको समझ में सारी वीडियो चीजें आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तो के लिए नमस्कार।